Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So I welcome you guys to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these motivational words, let's start with today's topic, that is past continuous tense. अब past continuous tense होता क्या है? तो past continuous tense बीते हुए समय में भूतकाल में कुछ कंटिन्यू था. क्या कंटिन्यू होता है? टेंसेस क्या बताते हैं? एक्शन को डिफाइन करते हैं, वर्ब को डिफाइन करते हैं, किसी इवेंट को डिफाइन करते हैं टाइम जोन के अकॉर्डिंग. तो कोई बीते हुए समय में भूतकाल में कोई एक्शन या कोई इवेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रोग्रेसिव था, मतलब हो रहा था. तो ऐसी कोई चीज़ जो हमें हिंदी में बतानी होती है कि बीते हुए समय में कोई एक्शन हो रहा था, कोई चीज़ हो रही थी या कोई एक्शंस, मल्टीपल एक्शन से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे, ये सब बताने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं. इसका यूज़ क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या इसके रूल्स होते हैं. So come student, let's try to understand from the slides in detail. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है. So the past continuous tense is utilized in a sentence. Past continuous tense को उस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें बताना हो कोई एक्शन या कोई इवेंट के बारे में that was गोइंग इन द पास्ट, मतलब बीते हुए समय में कोई एक्शन या कोई इवेंट ऑन गोइंग था, प्रोग्रेस में था, कॉन्टिन्यूअस था, हो ही रहा था, कंटिन्यू था. In other words, it shows the progress of the action or an event at a specific time in the past. The past continuous tense is therefore also called as past progressive tense. हमने हमेशा से डिस्कस करा है, जब हमने ओवरऑल टेंसेस का देखा था, टेंसेस के बारे में समझा था, तब भी हमने मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस समझे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि हम कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, चाहे हम बात करें प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की. अभी हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं. और क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्या कॉन्टिन्यू है, क्या प्रोग्रेस में है, एक्शन या इवेंट लगातार हो रहे हैं, हो रहे थे या हो रहे होंगे. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पास्ट के बारे में, तो एक्शन या इवेंट बीते हुए समय में हो रहा था. नाउ इस चार्ट के थ्रू समझ के देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताना चाहता है. अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो ये है हमारा बीता हुआ समय, और बीता हुआ समय होते होते आगे आ गया. नाउ दैट इज़ द प्रेजेंट टाइम. अभी और आगे चलता जाएगा तो फ्यूचर में चला जाएगा. तो कोई भी एक्शन ये बीते हुए समय में, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, कोई भी समय में हो रहे थे, कोई एक्शन मूवमेंट पर था, लगातार हो रहा था, ये बताने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आई होप द मीनिंग ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज क्लियर. तो जल्दी से प्रैक्टिकल यूज समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रामेटिकल इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस के हिसाब से 4 टाइप के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं. सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं. दूसरा होता है नेगेटिव, जो हमें नो की सेंस बताता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन नहीं होता है, कोई इवेंट नहीं होता है. तीसरा होता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे कोई सेंटेंस हमसे कुछ पूछ रहा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या कुछ कंफर्म करने के लिए. 2 टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे कंफर्मेटरी. यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की, और उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव. तो ये क्वेश्चन टैग्स की सेंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये सस्पेक्ट करने के लिए, क्या आपका नाम नेहा है, आरएनट यू नेहा. तो ऐसी वाली चीज़ है जो हमने स्टेटमेंट पूछा और फिर हमने उसको नेगेट करके क्वेश्चन कर दिया, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव. तो ये मेजरली 4 टाइप के सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं हम कोई भी टेंसेस की जब बात करें. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द फॉर्मेट. तो मेजरली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे इंग्लिश के बेसिक सेंटेंस का रूल होता है, बेसिक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस में क्या था, एक्शन था या इवेंट जो था वो मूवमेंट में था, और कब था, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में था, तो वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में था, बीते हुए समय में था, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं ना। तो सब्जेक्ट, अब कुछ केस में हम वॉज यूज करेंगे, कुछ केस में हम वर यूज करेंगे। तो जो वॉज और वर हैं वो हेल्पिंग वर्ब है, वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, वो सपोर्टिंग वर्ब है, जो यूज किए जाते हैं मेन वर्ब के साथ जब मेन वर्ब हमारी आईएनजी फॉर्म में होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो मेन वर्ब होती है वो हमारे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रहती है, वो हो रही होती है, तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि स्क्रीन पे बताया कि वॉज या वर, तो कहीं बार वॉज यूज होता है, कहीं बार वर का यूज होता है। ये वर तो क्लियर है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जनरली इसको प्रोनाउंस जब करते हैं तो वर को वेयर बोल देते हैं और वेयर को वर बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल रूल है, WERE को हम कैसा रीड करते हैं, हिंदी वाला वर, वो जो वर वधु वाला होता है ना, ऐसा वाला। तो ये वर क्या बताता है, पास्ट टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। अब वॉज भी यूज होता है पास्ट में, वर भी यूज होता है पास्ट में, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो कमिंग टू द पॉइंट, वॉज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में और वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में। तो जब हम बात करें आई यू वी दे की तो यूज होगा वर, और अगर मैं बात करूं ही शी इट या किसी नाम की तो यूज होगा वॉज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, सिंगुलर सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है वॉज, और वर यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए ना। अब इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वो मेन वर्ब होगी, और वो जो मेन वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म में होगी, बिकॉज वो वर्ब क्या बता रही है, कंटीन्यूअस स्टेट बता रही है। क्या बता रही है? एस्पेक्ट बता रही है, फॉर्म बता रही है वर्ब का। वर्ब किस फॉर्म में रहेगा? वर्ब किस स्टेट में रहेगा? वर्ब ऑनगोइंग स्टेट में रहेगा, जो कि आईएनजी फॉर्म होता है। सो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, जिसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं। पार्टिसिपल क्यों? बिकॉज आईएनजी फॉर्म में रहता है, और वॉज और वर है तो इसके साथ हम समझ जाएंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर वी गो विद द एग्जांपल, आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज़। नाउ कम्स द वेरी ट्रिकीएस्ट पार्ट, जो हम हमेशा से समझते हुए आए हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वॉज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज किया जाएगा। तो आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं, बट उसमें जो आई होता है वो एक्सेप्शनल होता है। जब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था तो हमने देखा था आई के साथ एम यूज किया जाता है और इज यूज किया जाता है ही शी इट या किसी नाम के साथ, और आर यूज किया जाता है यू वी और दे के साथ। तो सिमिलरली अगर हम बात करें आई की, तो आई वर कभी नहीं होता। आई वर भी होता है, लेकिन किस केस में होता है? टेंसेस डिफाइन करने के लिए, वो भी प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, तो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स बताने के लिए हम वर का यूज करते हैं सब्जेक्ट आई के साथ। बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज कभी नहीं किया जाता। वो यूज होता है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स बताने के लिए विच आर बियॉन्ड द रियलिटी और कॉन्ट्ररी टू रियलिटी और समथिंग विच इज अनट्रू। अनट्रू कैसे पता चला? बियॉन्ड द रियलिटी कैसे पता चला? क्योंकि इफ आई वर यू, क्या मैं आपकी जगह, अगर मैं आपकी जगह होती, बट मैं तो हो ही नहीं सकती, मैं हूँ और आप हो, तो इसीलिए ये जो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं हम उनके साथ एक्चुअल वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम उनके साथ पास्ट वाली वर्ब का यूज करते हैं। तो उस रूल के हिसाब से आई के साथ वर आता है। बट अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर सब्जेक्ट आई है तो हर केस में आई के साथ क्या यूज किया जाएगा? वॉज का यूज किया जाएगा। आई वॉज, और इसके बाद जो भी वर्ब होगी वो आईएनजी में ही होगी, विच इज वेरी क्लियर एंड फॉर श्योर। नाउ
अब हम बात एग्जाम्पल देखते हैं पहले। आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज, आई वॉज डूइंग सम एक्शन, एक्शन कोई बीते हुए समय में हो रहा था, और कौन कर रहा था, डूअर कौन था एक्शन का, आई को सपोर्ट करा वॉज, बिकॉज वॉज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के, और वर यूज होता है कोर कैटेगरी के प्लूरल जिनमें कोई डाउट ही नहीं, दैट इज यू, दैट इज हम सब, वी, और वह सब दैट इज दे। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो नेगेटिव में क्या होगा, बस हमें ये पता चलेगा कि कोई एक्शन बीते हुए समय में नहीं हो रहा था तो हम नॉट लगा देते हैं। वो नॉट कहाँ लगाते हैं वो हम जल्दी से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट आ गया। अब जब हम फ्लुएंसी में बात करते हैं, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो हम वॉज नॉट या वर नॉट जो है वो थोड़ा फ्लुएंसी को इंटरप्ट करते हैं। तो फ्लुएंसी के लिए हम इनका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है जब वर्ड्स बड़े होते हैं, जिनमें ज़्यादा सिलेबल्स आते हैं, बिकॉज बोलने में कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, तो फ्लुएंसी के लिए हम उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और हम ऐसा बोल सकते हैं वॉजेंट या वरेंट। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं, आई वॉजेंट लिसनिंग टू द म्यूजिक, आई वॉज not listening to the music, they were not listening to the music। बिल्कुल करेक्ट है। फ्लुएंसी में जल्दी जल्दी में बात करते हैं, बहुत सारे थॉट्स करने, ये तो एक सेंटेंस था तो क्लियर था। जब मल्टीपल स्टेटमेंट हमें थ्रो करने होते हैं तो आप खुद समझेंगे कि wasn't और weren't कितना प्रैक्टिकली यूज होते हैं। सो आई wasn't doing that activity, they weren't obeying the rules of the school, so they weren't, I wasn't। प्रैक्टिकली यूज करके देखिए, बहुत बार बोलिए, बिकॉज सी आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश को जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज करोगे, उतने कॉन्फिडेंट आप बनोगे, उतनी पर्सनालिटी आपकी ग्रूम होगी। सो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस बाय ओरल कम्युनिकेशन। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी टंग पे रोल करेंगी, और जितना टंग पे रोल करेंगी उतने कॉन्फिडेंट आप होंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ। नाउ मूविंग टू द इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ये एक बेसिक सेंटेंस का रूल होता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिक सेंटेंस नहीं होता है, बिकॉज ये कुछ बता नहीं रहा होता है, ये कुछ पूछ रहा होता है, या तो इंफॉर्मेशन लेता है या फिर कुछ कंफर्म करता है। तो जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब, या फिर कुछ केसेस में हमारा क्या यूज होता है, डू या डस का यूज होता है, डिड का यूज होता है। तो ये वाली चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वॉज या वर, उसको हमने स्टार्टिंग में ले आए, और उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो अगर वॉज यूज कर रहे हैं तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर यूज हो रहा था प्लूरल सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं कैसे। was प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। Was I listening to the news? क्या मैं न्यूज़ को सुन रही थी? क्या बीते हुए समय में कोई एक्शन हो रहा था? ये पूछने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब को हम पहले ले आते हैं और बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एज इट इज स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस का रूल बन गया, आई लिसनिंग टू द न्यूज़, बट इसमें वॉज गायब है तो वॉज को पहले। सिंपल में हम क्या करते हैं, आई वॉज लिसनिंग टू द न्यूज़, और इंटरोगेटिव में वॉज आई लिसनिंग टू द न्यूज़। बस इतना सा डिफरेंस है, सब्जेक्ट पहले आ जाए तो सिंपल सेंटेंस बन जाता है पॉजिटिव में, और अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाए तो सिंपल सब क्या बन जाता है, हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। बस इतनी सी बात है। आई वॉज तो स्टेट कर रहा है, कुछ बता रहा है, और वॉज आई तो वो क्वेश्चन कर रहा है, और वॉज आई नॉट या वॉजंट आई तो वो इंटरोगेटिव हो गया। वो कौन सा इंटरोगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला, क्योंकि मैंने नॉट लगा दी। दैट्स इट विद द सेंटेंस। तो एग्जाम्पल समझते हैं जल्दी से। वॉज आई लिसनिंग टू द न्यूज़, क्या मैं न्यूज़ सुन रही थी, तो मुझे पता चल गया क्या बीते हुए समय में कोई एक्शन हो रहा था, उसके बारे में पूछने के लिए, उसकी जानकारी के लिए
ये सेंटेंस रेस किया गया है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के दो तरीके होते हैं। एक होता है हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा दें, या हेल्पिंग वर्ब plus subject plus not, both are absolutely acceptable in grammar sense। आपको जो भी fluent लगता है, आप जिसमें comfortable है, जिसके साथ compatible हो, आप उस sense को use कर सकते हो। there is no issue in that। दोनों को समझते हैं। पहले हमने क्या लिया, ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ हमने नॉट लगा दिया। wasn't I या weren't they, weren't you, weren't we, weren't they, क्योंकि वर यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और हमने क्या करा, बिकॉज हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव को फ्रेम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे नॉट भी लगा दिया। तो wasn't, अगर यहाँ पे was है तो इसके साथ सब्जेक्ट्स क्या होंगे, was को क्या जाएंगे I, और क्या हो सकता है he, वेरी गुड, she, और क्या हो सकता है आपका नाम क्या है, यस मिस्टर राम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क के साथ कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कोर कैटेगरी के प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो कोर कैटेगरी के प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, यू, आप, क्योंकि मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। यू हो सकता है, वी मतलब हम सब हो सकता है, या फिर दे, दैट इज वह सब। तो अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट्स की, तो उनको सपोर्ट करता है यू, वी, दे, वरेंट नेगेटिव इंट्रोगेटिव के केस में। तो सेंटेंस कैसा बनता है, wasn't I listening to the news, क्या मैं न्यूज़ को नहीं सुन रही थी। और अगर मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़े, जो मैंने आपको एक और फॉर्मेट बताया था जहाँ पे नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, वॉज या वर लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली फॉलो करेगा, और फिर नॉट लगा दिया। तो ये कैसा बन जाएगा, वॉज आई नॉट लिसनिंग टू द न्यूज़ और वॉजंट आई लिसनिंग टू द न्यूज़। अब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो फ्लुएंसी के हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है वो होता है ये वाला पहले। सो इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी पे पहले पुट किया। wasn't I listening to the news, weren't they behaving well in the class। अब अगर मैं बोलूं were they not behaving well in the class, वो भी बिल्कुल सही है, बट सब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो फ्लुएंसी को इंटरप्ट करता है, और कोई भी रीजन नहीं है। they both are grammatically absolutely correct। so I hope the different 4 types of sentences are quite clear to you now। क्वाइट का मतलब क्या होता है, काफ़ी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जल्दी जल्दी देख लिया करो प्रीवियस वीडियोस भी। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे हम समझेंगे कि प्रैक्टिकल यूजेस क्या होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। हमने ये तो समझ लिया कि इसका मतलब क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि कैसे कैसे टाइप के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं यूजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम समझते हैं कि हम इनका यूज़ कहाँ करेंगे। मुझे क्या बोलना है तो मैं इस टेंस का यूज़ करूँगी, मुझे इस टाइप का थॉट कन्वे करना है तो मैं ये टेंस यूज़ करूँगी। तो कम लेट्स इमीडिएटली ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूजेज स्लाइड। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट progressive tense can be put to use when, पहली कंडीशन कहाँ पे यूज करते हैं, when you want to convey पैरेलल या साइमल्टेनियस, कोई एक्शन एक साथ हो रहे थे, मल्टीपल एक्शन। ऑफ कोर्स यार, पैरेलल मतलब हैंड इन हैंड दो चीजें चल रही थी बीते हुए समय में, तो वो बताने के लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सो इफ यू वांट टू कन्वे पैरेलल और साइमल्टेनियस एक्शंस ऑफ द पास्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, जब बीते हुए समय में कोई दो या दो से ज्यादा एक्शंस एक साथ हो रहे थे, हैंड इन हैंड मूव कर रहे थे, तो हम वहां पे यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल, मर्सी वॉज स्टडिंग, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, सिंगुलर सब्जेक्ट है मर्सी, मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया था। मर्सी सपोर्ट करा वॉज, और वर्ब है स्टडी, आईएनजी फॉर्म आ गया कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मर्सी वॉज स्टडिंग। अब वो कब पढ़ रही थी, वाइल का मतलब होता है लाइक उस ड्यूरेशन में जब एक्शन हो रहा था उसके साथ साथ, while her mom was cooking breakfast, so mom was cooking, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, ममा सिंगुलर है, उसको सपोर्ट करा वॉज ने, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सो है कम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब सपोर्ट कर रही है। तो जब मम्मी ये एक्शन कर रही थी
तब मर्सी ये एक्शन कर रही थी। तो दो एक्शन बीते हुए समय में साइमल्टेनियसली हो रहे थे, पैरेलली, एक साथ दोनों चीज़ें लगातार हो रही थी। वाइल का एग्जैक्ट मतलब होता है ड्यूरेशन बताने के लिए, उस टाइम पीरियड में जब कोई हो रहा था अलोंग विद ये भी हो रहा था। तो बीते हुए समय के पास्ट टाइम के साइमल्टेनियस या पैरेलल एक्शंस बताने के लिए क्या यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव। वेरी गुड। सो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन माई ब्रदर केम होम। सो व्हाट आई वॉज डूइंग, सब्जेक्ट वॉज परफॉर्मिंग द एक्शन। I was watering the plants. When कब कर रही थी? When my brother, जो कि singular subject है, came home. तो ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है, बट हमें क्या पता चला, जब दूसरा एक्शन हो रहा था, जब मेरा भाई घर आ रहा था, तब मैं ये एक्शन कर रही थी। अब वो जो दूसरा एक्शन है जिसके साथ हम पैरेलल चीज़ें बता रहे हैं, उसका ज़रूरी नहीं है कि वो भी कॉन्टिन्यूस स्टेट में हो, वो वन टाइम भी हो सकता है, बट हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो एक एक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही प्रैक्टिकली यूज़ करा जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। देखो, हम इसको ऐसा क्यों नहीं बोल सकते व्हेन माय ब्रदर वाज कमिंग होम, तो जब वो आ रहा था आई वाज डूइंग दिस एक्टिविटी, तो ये मैच ऐसा नहीं हो पा रही। तो वो एग्जैक्ट पास्ट का टाइम बताने के लिए जब वो आया, व्हेन ही केम होम, ही केम, कम, तो पास्ट टेंस का यूज करो। ये जो स्ट्रक्चर है ना, माय ब्रदर केम होम, ये हमारा सिंपल पास्ट का है। व्हेन माय ब्रदर केम होम, जब वो आया, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आया, उस समय कोई एक्शन कॉन्टिन्यूस स्टेज पे था, मतलब वो आया और एक्शन कोई कंप्लीट नहीं हुआ, जो उसके आने से पहले हो रहा था वो आ गया, तब भी वो हो ही रहा था। ये एग्जैक्ट थॉट कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। नाउ let's understand with one more example. At 5 o'clock, I was studying for the maths exam. What I was doing at particular time in the past, ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो हमने अभी अभी समझा था। At 5 o'clock, तो एक XYZ पास्ट ऑफ टाइम के एक डेफिनाइट टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम का, जब कोई एक्शन कंटिन्यू था। सो आई वॉज स्टडिंग, मैं कुछ कर रही थी, कब? इस एग्जाम के लिए। तो कितने बजे? इस, तो बीते हुए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूस स्टेज पे था, कोई एक्शन प्रोग्रेस में था, ये बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करा। He was working on his project all day. अब ये क्या समझ में आया? He was working, तो बिल्कुल क्लियर है, सब्जेक्ट है सिंगुलर इसलिए was यूज करा, और वर्ब आ गई, वर्क उसके साथ ing। सो he was working on his project, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल। और ये जो आ गया all day, तो ये all day मुझे बता रहा है कि बीते हुए समय में पूरा दिन कोई एक्शन प्रोग्रेस के फॉर्म में था, कॉन्टिन्यूस स्टेट पे था, या एक्शन का जो एस्पेक्ट था वो मूवमेंट में था, वो प्रोग्रेशन में था। सो let's try to understand few more examples of past continuous tense. So now take a look at a few more examples to enrich your knowledge of past continuous tense. I was not preparing for the test, though I was scared. अब कोई एक्शन नहीं हो रहा था, ऑल्दो कुछ हो रहा था, तो ये क्या बता रहा है? सी आई वॉजेंट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का? नेगेटिव सेंटेंस। हमने पढ़ा था हम क्या करते हैं, आई सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर नॉट लगाते हैं। हम चाहे तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हम सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगा दे, ऑक्सिलियरी वर्ब, और उसके बाद हम निगेट कर दे। सो आई वॉजेंट doing some activity or some action. So I wasn't preparing for the test, though I was scared. तो ये एक point of time, एक बीते हुए point of time में कोई चीज़ थी, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा था। तो नहीं हो रहा था बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि इससे हमें समझ में यही आया कि बीते हुए समय में कोई एक्शन नहीं हो रहा था। पहले एग्जाम्पल में हमने समझा कि हो रहा था, और अब हम समझ रहे हैं कि नहीं हो रहा था। नाउ Were you not sleeping yesterday when I came home? तो यही वही वाला एग्जाम्पल है, when I came home वाला। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव कैसे यूज करा उन्होंने? weren't you sleeping, इसको हम क्या बोल सकते हैं? were not
weren't you sleeping या were you not? इसके दो तरीके होते हैं, both are absolutely right. हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब के इमीडिएट साथ हम नॉट लगा दे तो ये ऐसा रीड करेगा, वरेंट, वर नॉट को वरेंट बोल दो, या फिर सब्जेक्ट को बीच में ले आओ तो वर यू नॉट स्लीपिंग, क्या कोई एक्शन नहीं हो रहा था बीते हुए समय में? जब ये एक्शन बीते हुए समय का हुआ तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक्शन हुआ और ये पूछा जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या कोई दूसरा एक्शन उस समय कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं था. लेट्स गो विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई वाज थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू. मैं कोई एक्शन करने के बारे में, बीते हुए समय में कोई एक्शन करने के बारे में सोच रही थी. बस मैं सोच रही थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ. तो हमें ये भी समझ में आ गया कि कोई एक्शन एग्जीक्यूट ना हो, कोई इवेंट अकर ना हो, बट उसके बारे में सोचा भी जाए करने का, तो वो भी कहाँ से बताया जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बताया जाता है. नाउ यू मे आल्सो स्टडी द यूज ऑफ दिस टेंस with always for showing a habit in the past. तो ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्टिविटीज बताने के लिए, रूटीन एक्टिविटीज बताने के लिए, डेली एक्टिविटीज बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस का. अब यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड अगर ऑलवेज आ जाए तो वो क्या बताता है? कोई हैबिट बताता है विच यूज टू हैपन इन द पास्ट. एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज च्यूइंग इन द क्लास. वो कोई एक्शन बीते हुए समय में किया करती थी. शी वॉज ऑलवेज बाइटिंग हर नेल्स. कोई बीते हुए समय में एक्शन रूटीन में होता था, ऑलवेज होता था, हैबिचुअल एक्टिविटी थी, लेकिन सिर्फ बीते हुए समय में होती थी. ये कहां से पता चला? हमें वॉज ने ट्रिगर करा तो हम समझ गए कि वॉज के साथ अगर ऑलवेज लगा तो हैबिचुअल एक्टिविटी ऑफ द पास्ट. Now this we go with the end of this slide, and that's all about past continuous tense. I hope you liked the video, you enjoyed it, and it was really informative and productive as well. So now let's try to understand about the Step Up Academy. तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ऐसी और इन्फॉर्मेशन हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहें, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग एनी कोर्स एफिलिएटेड टू एनी यूनिवर्सिटी और एनी बोर्ड, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर विजिट कर सकते हैं. दैट इज www.stepupacademy.ind.in. और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो कभी भी ना भूलिए. मेक इट अ रिलीजियस प्रैक्टिस टू सब्सक्राइब and ask others to subscribe it. Thank you very much.